नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स लाइव पे। और एक बार फिर आप सभी के साथ आ गए हैं वापस जी एनालिसिस लेके। और आज की जो हमारी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, ट्रॉफी का सूखा लगातार बना हुआ है। 2016 के बाद अभी तक टीम ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। 2016 में आरसीबी को हरा के डेविड वार्नर की कप्तानी वाली हैदराबाद ने ट्रॉफी जीती थी। आरसीबी का सपना एक बार फिर चकनाचूर किया था वहां से, लेकिन उसके बाद टीम शायद थोड़ी सी डे बाई डे, ईयर बाई ईयर लड़खड़ाती नजर आई। इवन उस सीजन में भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि मतलब सनराइजर्स हैदराबाद उस साल वो ट्रॉफी उठा लेगी। सबकी उम्मीदों को धराशायी करते हुए आरसीबी फैंस की दिलों की तमन्ना को एक बार फिर से गला घोटते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 2016 में ट्रॉफी उठाई थी। उसके बाद से अब क्या 2024 उनके लिए लकी साल साबित होगा? अगर वो साल लकी साबित होना है तो उसका फिर पहला स्टेप लिया जाएगा इस आईपीएल ऑक्शन में जो 19 नवंबर को होना है। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं प्लेइंग 11 पे। बिल्कुल, तो जो सीरीज एक बार बता दें सीरीज के बारे में, जो नए व्यूअर्स देख रहे होंगे, तो हमने एक सीरीज शुरू की है बिफोर द ऑक्शन टेबल, जो ऑक्शन होने वाला है 19 तारीख को, उससे पहले, जहां पे हम सभी टीमों का एनालिसिस कर रहे हैं कि बिफोर द ऑक्शन क्या रिक्वायरमेंट है टीमों की, किन के लिए वो जा सकते हैं। और यहाँ पे जो उनके रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट है, चाहे बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो, चाहे ऑलराउंडर्स हो, और ये वो प्लेइंग 11 है जिसके साथ वो 2023 के जो आईपीएल सीजन हुआ था 2023 का, उसमें जो आखिरी लीग मैच उन्होंने खेला था उसकी प्लेइंग 11 के हिसाब से क्या खिलाड़ियों की रिक्वायरमेंट है, किन खिलाड़ियों की आवश्यकता इनको अपनी टीम कंप्लीट करने के लिए। तो सर शुरू करते हैं सबसे पहले तो कि क्या पर्स वैल्यू, क्या स्लॉट अवेलेबल है, कितने खिलाड़ी ले सकते हैं? पर्स वैल्यू के लिहाज से अनुभव ये सबसे सॉर्टेड टीम है। इनके पास 6 अवेलेबल स्लॉट्स हैं टोटल, जिसमें से ये 3 ओवरसीज खिलाड़ी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इनके लिए इनकी किट्टी में पैसे कितने हैं 6 खिलाड़ी खरीदने के? कितने? 34 करोड़ 34 करोड़ रुपए और मात्र 6 खिलाड़ी, यानी ये पर खिलाड़ी पे एट एन एवरेज 6.25 करोड़ के आसपास खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी 6.25 करोड़ में तो आप सोच के देखिए कितने बड़े बड़े नाम आ जाएंगे आपके पास। बिल्कुल। तो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है। इनके पास इनफ पैसा है किसी भी बड़े नाम को अपनी तरफ खींचने के लिए। और फिलहाल अगर आप सर टीम की तरफ भी देखें तो मुझे लगता है कंप्लीट लग रही है टीम, ठीक ठाक है, लेकिन शायद थोड़ा सा अगर एक सही तरीके से कोऑर्डिनेशन बैठाएं। बिल्कुल, एक तो कोऑर्डिनेशन की कमी। आप स्क्वाड देखें, आपको स्क्वाड कंप्लीट लगेगा। हाँ। लेकिन जैसे आप प्लेइंग 11 पे आते हैं, प्लेइंग 11 में आपको देख के समझ में आता है कि अब आपके मन में ऑब्वियसली सवाल आ सकता है कि वहां अगर वॉशिंगटन सुंदर, मार्को यानसन दिख रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं है? तो वो भाई साहब वो इसलिए नहीं थे कि वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड थे, मार्को यानसन अवेलेबल नहीं थे। बिल्कुल। अब वो नेचुरल रिप्लेसमेंट है कि भुवनेश्वर कुमार के ऊपर वो जो जगह खाली दिख रही है वहां आपको मार्को यानसन बैठे हुए दिखेंगे। सनवीर सिंह की जगह आपको वॉशिंगटन सुंदर बैठे हुए दिखेंगे। ठीक है, तो वो तो एक नेचुरल रिप्लेसमेंट हो गया। बिल्कुल। उसके अलावा आपको अभिषेक शर्मा या राहुल त्रिपाठी, इन दोनों में से कोई एक आपको प्लेइंग 11 में बैठे हुए दिखेंगे, ओपन करते हुए दिखाई देंगे। और एक चीज और, मार्को यानसन उस वाले प्लेइंग 11 में नहीं खेले थे, लेकिन वहां पे टीम के साथ मौजूद थे। हाँ। पिछले आईपीएल सीजन में। और अगर प्लेइंग 11 की बात करें, थोड़ी सी इनकम्प्लीट से आपको दिखाई दे रही है। अगर आप नामों पे जाएंगे तो नाम तो बहुत बेहतरीन है इनके पास। हाँ। लेकिन आईपीएल में परफॉर्मेंस अगर पिछले सीजन में देखें तो किसी भी खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था। हैरी ब्रूक भी टीम का हिस्सा थे, उनको रिलीज करना पड़ा। हाँ, परफॉर्मेंस बिल्कुल खामोश। बल्ला एक शतक आया था, उसके बाद बल्ला बिल्कुल खामोश, और एक शतक आप बल्ले ना लगाएं, लेकिन अगर आप 50, 60, 40 ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी टीम को वो ज्यादा मदद जरूरी भी नहीं होता है ना अनुभव कि आप हर मैच में जो है शतक लगाएं, हर मैच में 50 लगाएं। बिल्कुल, हर मैच में बनाए हुए 25 से 35 रन भी वो कंट्रीब्यूशन, छोटा कंट्रीब्यूशन में बहुत मदद देता है, के लिए बहुत मददगार साबित हो जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, लेकिन पिछले सीजन में इनका बल्ला खामोश रहा था, लेकिन अभी आप वर्ल्ड कप देखें या उसके बाद की परफॉर्मेंसेस देखें, बांग्लादेश में भले ही टेस्ट सीरीज चल रही थी, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने क्या बैटिंग की, बल्लेबाजी बहुत अच्छी की है, शानदार बल्लेबाजी की है। टफ सिचुएशन से अपनी टीम का मैच बचा कर ले गए। बिल्कुल। ठीक है। उसके अलावा आप हेनरिक क्लासन का देखें, परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है अभी के टाइम में। मयंक अग्रवाल डोमेस्टिक सर्किट में आग लगा रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। एडन मार्करम बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। 20 सीरीज जो साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच चल रही थी, वहां पे देखिए जब बल्लेबाजी करने आ रहे थे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। तो ये मेरे ख्याल से ना बस वो सानवीर सिंह, नीतीश रेड्डी, वो मुझे थोड़ा कमजोरी दिख रही है। और मुझे कमजोरी दिख रही है कहीं पर, तो वो है सबसे आखिरी वाला नाम, उमरान मलिक। ठीक है, थोड़ा नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला सिचुएशन यहाँ पर हो गया है। उमरान मलिक जब आए थे, जब
इंटरनेशनल या एक तरीके से कहा जाए आईपीएल लेवल पर जब उनका नाम आया था, कश्मीर का एक गेंदबाज इरफान पठान ने उनकी बहुत तारीफ की थी। 150-155 की स्पीड पर तो ऐसे ही बॉल फेंक देता है, 157 158 तक बॉलिंग जाती है। लेकिन वही बात है फिर कि अगर लाइन नहीं है, लेंथ नहीं है, तो जिस स्पीड से बॉल आती है उसी स्पीड से फिर बाउंड्री तक भी जाती है। बिल्कुल, ये बात बहुत सारे गेंदबाजों को बहुत टफ तरीके से समझ में आती है, उतने ही टफ तरीके से यहाँ पर उमरान मलिक को भी समझ में आई है। ये सीजन कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद के मैनेजमेंट के लिए बॉलिंग के सेंस में उनकी दो ही उम्मीदें होंगी। एक, उमरान मलिक अपनी लाइन लेंथ पर फाइनली नियंत्रण पालें, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ये जो आपको नाम दिख रहा है टी नटराजन। यॉर्कर नट्टू इन्हें कहा जाता है तमिलनाडु सर्किट में। यॉर्कर नट्टू अपनी फिटनेस पर काबू पाले। टी नटराजन को हमने देखा था जब लॉकडाउन सीजन में आईपीएल हुए थे, वहां पे जिस तरीके से इनकी स्लोअर डिलीवरीज, नकल डिलीवरीज, और खास तौर से जब वो गेंदें डिप करती थी, बड़ा परेशान किया था। और ये दो गेंदबाज थे, गेंदों के कारण ही उन्हें यॉर्कर नट्टू नाम दिया गया था। और दो गेंदबाज थे उस वक्त, एक तो हर्षल पटेल, एक टी नटराजन, दोनों बड़ा इंप्रेसिव रहे थे। लेकिन उसके बाद ईयर बाय ईयर परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिक्लाइनिंग फेजेस की तरफ गई। लॉकडाउन आईपीएल हमारा जो है दुबई में हुआ था। इस बार भी इलेक्शंस का वाला आईपीएल है इस बार, मतलब एज इन की लोकसभा इलेक्शन के साथ आईपीएल की डेट्स क्लैश करेंगी। हो सकता है कि एक बार फिर वो यूएई मिडिल ईस्ट में आईपीएल जाए, तो वहां पर फिर यॉर्कर नट्टू उतने ही कारगर साबित होंगे, ऐसी उम्मीद करेगी सनराइजर्स हैदराबाद। बिल्कुल। तो लेकिन अगर आप टीम एक बार देखें तो सर कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजी, आपके पास भुवी का एक्सपीरियंस जरूर है। फजल अक फारूकी अफगानिस्तान के गेंदबाज हैं, थोड़े महंगे साबित हुए थे वर्ल्ड कप में। इंडियन पिचेस पे थोड़ा सा रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर इनका नहीं। टी नटराजन, उमरान मलिक, जैसे सर ने बताया, इनको थोड़ी सी कमर कसने की आवश्यकता है। ऑलराउंडर्स में अभिषेक शर्मा, चाहे आप ओपन करा लीजिए, चाहे नंबर 4-5 में बल्लेबाजी करा लीजिए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मार्को जॉनसन आपके पास मौजूद है। लेकिन गेंदबाजी चाहे ऑलराउंडर्स में अगर आप देखें तो आपको भुवी का साथ निभाने के लिए कोई एक तेज गेंदबाज बेहतर, चाहे आप लॉकी फर्ग्यूसन के लिए जाएंगे, चाहे आप क्रिस वोक्स के लिए जाइए, चाहे आप टीम सऊदी के लिए जाइए, कोई एक गेंदबाज तो चाहिए। मेरा ख्याल है यहाँ पर अनुभव, फास्ट बॉलर उतनी बड़ी परेशानी नहीं है इनके लिए, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान रखिए कार्तिक त्यागी एक फास्ट बॉलर इन्होंने रिलीज किया है, ठीक है। ये जो है ना, मतलब एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से तो अगर आप देखेंगे तो स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हैं। इतनी ज्यादा चॉइस है यहाँ फास्ट बॉलर के लिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है आप किसको रखें किसको निकालें। फारूकी है आपके पास, नटराजन है आपके पास, उमरान मलिक है आपके पास, भुवनेश्वर कुमार है आपके पास, फिर अभिषेक शर्मा भी वहां पर जो है ठीक ठाक एक मीडियम पेस डाल लेते हैं उधर, ठीक है। तो आपके पास मार्को जॉनसन है यहाँ आपके पास, ठीक है। तो यहाँ आपके पास मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये फास्ट बॉलर के लिए जाएंगे। मेरे हिसाब से दो ऑप्शंस जो यहाँ पर जरूरी होंगे, एक विकेट कीपर, क्योंकि क्लासन अकेले हैं, ठीक है। इस बोर्ड पर अगर आप देखें यहाँ पर तो क्लासन जो है एकदम अकेले दिख रहे हैं, ठीक है। वहां पर एक विकेट कीपर का मेरे ख्याल से एक विकल्प लेंगे क्लासन के लिए। प्रोबेबली पॉसिबली राहुल त्रिपाठी भी मौजूद है वहां पे, फिर भी लेकिन एक आपको एक जेन्युइन कीपर चाहिए होता है, ठीक है। एक इंडियन विकेट कीपर का ऑप्शन आप मेरे ख्याल से देखना चाहेंगे। दूसरा मेरे हिसाब से जो ये नाम लेना चाहेंगे, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। देखिए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की अगर हम बात करें सर, तो देखिए मयंक अग्रवाल के साथ इंडियन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की अगर हम बात करें तो मयंक अग्रवाल के साथ अगर आप यहाँ पे अभिषेक शर्मा को ओपन भी करा देते हैं तो हेनरी क्लासन मौजूद है, ग्लेन फिलिप्स मौजूद है, एडन मार्करम मौजूद है। उसके बाद आपके लिए अब्दुल समद बल्लेबाजी कर सकते हैं, या तो राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी कर सकते हैं, अनमोल प्रीत वहां पे मौजूद है, उपेंद्र सिंह यादव और नीतीश कुमार रेड्डी। शायद मुझे लगता है इस बार आईपीएल सीजन में आपको बहुत ज्यादा नीतीश कुमार रेड्डी तो मात्र 20 साल के हैं, तो बिल्कुल अभी मतलब इतना जल्दी उनको झोंकने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको मेरे ख्याल से आगे के लिए वो बिल्डअप करेंगे। लेकिन फिर भी ना वहां एक लोअर मिडिल ऑर्डर में एक शाहरुख खान से जैसे रोल की आप उम्मीद करते हैं, ठीक है, वैसा कोई प्लेयर, या जैसे दिल्ली के लिए जो काम ललित करते हैं, ठीक है, वैसी एक जो है, मतलब जो ललित से उम्मीद की जाती है, वो कर पाते नहीं कर पाते हैं अलग बात है, ठीक है। नेहल वढेरा ने जो काम लास्ट सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए किया, ठीक है, वैसा आपको एक रोल पे कोई यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे सनवीर सिंह या नीतीश रेड्डी से वो कमाल, वो चमत्कार होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो अगर आप प्लेइंग 11 के हिसाब से देखें या टीम के हिसाब से देखें, तो जैसे सर ने बताया, हो सकता है आपको मिडिल ऑर्डर में एक कोई अच्छे इंडियन बल्लेबाज की आवश्यकता, या तेज गेंदबाजी में अगर आप देखें, चाहे स्पिनर्स में भी देखें, तो स्पिनर्स में वाशिंगटन सुंदर एक बड़ा नाम आपको दिखाई देंगे, मयंक मार्कंडे वहां पे मौजूद जरूर हैं। तो टीम के पास पर्स वैल्यू भी ठीक ठाक है, स्लॉट भी ठीक ठाक है, यानी ये जा सकते हैं किसी बड़े नाम के लिए, किसी बड़े नाम के पीछे जा सकते हैं। बिल्कुल। और एक नाम जिसको हमने लगभग हर टीम के ऑक्शन में आप हमसे हमारे मुंह से सुनेंगे, क्योंकि लगभग सभी टीमों के पास, जिनके पास भी पर्स में
पैसा होगा वो उस नाम के पीछे जरूर जाएंगी, और वो नाम है लॉर्ड शार्दुल। शार्दुल ठाकुर के पीछे जरूर जाएंगी कोई भी टीमें। और अभी भले ही रेड बॉल क्रिकेट है, लेकिन जो इंडिया ए की टीम अभी साउथ अफ्रीका गई है, शार्दुल ठाकुर ने वहां पर बल्ले से काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो जब साउथ अफ्रीका की पिचेस पर आप रेड बॉल से 70-80 रन बना देते हैं, ठीक है, तो आपका फिर आपका बोलना चाहिए एक तरीके से कि जो कद है एज बैट्समैन वो बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कद है आपका एज बैट्समैन बढ़ जाता है। तो फिलहाल ये है, देखिए सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम जिसके बारे में हमने आपको बताया, उस पर हमने बातचीत की, क्या रिक्वायरमेंट है, किन खिलाड़ियों के लिए जा सकते हैं। टीम लगभग कंप्लीट दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी पर्स वैल्यू अलाउ करती है, पर्स अमाउंट जो है वो काफी कुछ अलाउ करता है कि आप बड़े नामों के लिए जा सकते हैं। अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद के फैन हैं या आईपीएल में अगर आपको टीमों के में दिलचस्पी है, तो आपको क्या लगता है टीम को कहां जाना चाहिए, कहां अपना पैसा खर्च करना चाहिए? क्योंकि देखिए सोच समझ के खर्च करेंगे तभी शायद टीम के लिए बेहतर होगा। परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं टीम इस बार बेहतर करने की पूरी कोशिश करेगी। बड़े सारे आईपीएल सीजन से हमने हैदराबाद को अच्छे रंग में तो देखा नहीं है आईपीएल टूर्नामेंट में, तो इस बार उम्मीद करेंगे हैदराबाद बेहतर खेल, बेहतर टीम के साथ आएगी। अब इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो, इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और स्पोर्ट्स लाइव दोनों को सब्सक्राइब करें तमाम स्पोर्टिंग एक्शन से जुड़ी हर खबरों को जानने के लिए।